चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झांसर का जो प्रैक्टिस सेट है, इसके झांसर का जो प्रैक्टिस सेट ये हम 10 करने वाले हैं। ये रेलवे स्पेशल जो बुक आया है, ये RK सिंह सर वाला जो है, इसी का हम प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिना वजह घर से बाहर न निकले, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है कि 7% प्रति वर्ष की दर से 30,000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 4,347 हो जाती है, तो ब्याज की अवधि क्या होगी? देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना हमारे पास दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 30,000, रेट हमारे पास दिया हुआ है 7%। कितना दिया हुआ है? रेट 7% दिया हुआ है। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI दिया हुआ है 4,347। अब देखिए, अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो 30,000 है। तो अगर हम अमाउंट देखें, अमाउंट कितना हो जाएगा? 34,347। 34,347 हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 4 3 7 3 10, 10 4 14, 7 21, यानी कि ये 3 से विभाज्य है। तो 3 से अगर इसको हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000। और 3 से हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नवा 27, यानी 11,449। अब देखिए यहाँ पे अगर हम रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ से बाहर आ गया 100 और यहाँ से बाहर आ जाएगा 107। अब इन दोनों का गैप कितना है? 7 का गैप है। 7 बढ़ रहा है किस पे? 100 पे। तो 100% पे कितना बढ़ा जाएगा? रेट क्या आ गया? 7% हमारा रेट आ गया, जो इसके बराबर है। जब 7% रेट आ गया, हम यहाँ स्क्वायर रूट लिए हैं, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा? टाइम हमारे पास 2 बरस आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा देखिए, 4,347 से अगर 30,000 का 7% अगर आप निकालते हैं तो पहला साल का कितना होगा? 2100। दूसरा साल का कितना होगा? 2100। ठीक है। और 2100 का अगर 7% और निकालिएगा तो 2100 का 7% हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। अब देखिए जोड़िए इन लोगों को, इन सभी को जोड़िएगा तो 21 दूना 4200, 4200 और 147 जोड़िएगा 4,347 आ गया। यानी कि टाइम कितना साल लगा है? तो टाइम 2 साल लगा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, उस मेथड से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा के समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण क्या होगा जिसका मूल अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब होगा? समीकरण का मूल क्या है? x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए हम मूल किस पे निकालते हैं? जब इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड करता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो इस इक्वेशन में -b क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b क्या है? 1 है। तो -1/1 यानी कि माइनस का 1। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c यहाँ क्या है? तो 1 है, 1, और a क्या है? 1 है। तो 1/1 यानी कि 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। अब हमसे बात कर रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस तथा बीटा क्यूब का मान क्या होगा। देखिए अगर हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे? a प्लस b का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस b, यही होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस b। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1। तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -1,
तो -1। ये माइनस का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो ये माइनस ही रहेगा, और ये माइनस को माइनस से गुना करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हमको समीकरण में अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, जब समीकरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब बराबर 0। अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब का मान कितना है, 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो 1 का क्यूब क्या कीजिएगा 1 बराबर 0, यानी कि हमारा समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0, माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर डी होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन को छोड़िए, आंसर हमारा यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल्य 1040 है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा। 12 किलो चीनी यानी 12 किलो शुगर का मूल्य 6 किलो राइस के बराबर है, तो काट दीजिए इसको, 6 दूना 12, यानी 2 किलो शुगर का मूल्य 1 किलो चावल के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 10 किलो चीनी का मूल्य 10 किलो शुगर का मूल्य प्लस 8 किलो चावल का मूल्य का दाम कितना है 1040। अब देखिए 2s बराबर r है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 5r लिख सकते हैं। 10s को 10s बराबर क्या हो जाएगा, 10s बराबर 5r हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 5r प्लस 8r बराबर 1040 कर दें तो ये 13r बराबर 1040 हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 8 140, यानी कि 80 रुपया। जब r का वैल्यू हमारे पास 80 रुपया आ गया तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 किलो शुगर का मूल्य क्या होगा, 1 किलो शुगर का मूल्य r/2 हो जाएगा। तो राइस का मूल्य 80 रुपया है, तो 80/2 यानी कि 40 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए, बहुत मेहनत करता हूं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 4x स्क्वायर माइनस 9 और 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। यानी इन तीनों में जो कॉमन होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 2x क्यूब है, इस 2x क्यूब को इधर रख देंगे, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, इसको हम इधर रख देंगे। तो यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अगर इसको हम देखेंगे इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे रख सकते हैं। 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे खोल सकते हैं, यानी कि इन दोनों में 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इसका भी अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 दूना 12, जब 6 दूना 12 हो गया तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2x कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x प्लस 2, यहाँ माइनस 3 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, यानी कि यहाँ भी 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि 2x माइनस 3 यहाँ पे भी कॉमन है।
तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 2x माइनस 3 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि शुरू में मूल्य क्या था। 20% लाभ का मतलब क्या होता है कि 20/100 यानी कि 1/5। नीचे वाले को हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ऊपर वाला में +1 जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाता है। यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा अगर इसमें 100 रुपया माइनस कर दिया जाता है, 100 रुपया दोनों में माइनस कर दिया जाता है तो लाभ 5% कम हो जाता है। हम क्या किए, इस कॉस्ट प्राइस को अगर हम 500 कर दिए, इसको हमने 600 कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 500 में से अगर 100 रुपया माइनस कर देंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 400 होगा। 600 में से 100 रुपया माइनस कर देंगे तो इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए 500 रुपया का सामान अगर आप 600 रुपया में बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होता है, 100 रुपया। 100 रुपया का प्रॉफिट होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो बट्टा 100। तो ये परसेंटेज में कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 20, यानी कि इसमें तो 20% का आपका प्रॉफिट होता है। दूसरा देखिए, इस केस में जब 100 रुपया हम कम कर देते हैं तो 400 रुपया कॉस्ट प्राइस से 500 रुपया में बेच रहे हैं तो यहाँ आपको 100 रुपया का फायदा होता है किस पे, तो 400 रुपया पे। तो 100 पे कितना होता है, 2 से 2 जीरो कटिएगा, 4 से 100 काटिएगा 25%, यानी कि 25% का लाभ होगा। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5%। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5%। ये तो 20%, ये 25%, अंतर कितना हो गया, 5%। हमसे पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया, 500 रुपया, यानी उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था 500 रुपया। तो ऑप्शन बी आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। अब हमने मान लिया कि पूरक कोण का मान x है। ठीक है, अब वो अपने पूरक कोण से 90 डिग्री, अगर कोण का मान हमने x मान लिया, कोण का मान हमने x मान लिया तो पूरक कोण का मान क्या हो जाएगा, पूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरक कोण के मान से 20 डिग्री अधिक है। हमने कहा x बराबर 90 डिग्री माइनस x प्लस 20 डिग्री अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 90 और 20 110, 110 बराबर ये माइनस x इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 110। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी एक साइकिल 3000 रुपया में खरीदा और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हो गया। यदि उसके मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया गया तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। 3000 रुपया का खरीदा और 12% ब्याज पे देने के लिए राजी हो गया, तो कितना हो गया, 112/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो बैठा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 3360 रुपया में देने में साल भर में हो गया। अब उसे 12 किस्त में देना है, तो 12 से भाग दे दीजिए, एक किस्त कितना का पड़ेगा, तो 12 3 36 नहीं जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया, 13 4 का 12 8 96, यानी एक किस्त कितने रुपया का पड़ेगा, तो 280 रुपया पर किस्त पड़ेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 3% अधिक है। यदि मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त हुए तो उसका उत्तीर्णांक के ऊपर मिले अंक का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 3% अधिक मिला, कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 130%, 103% का वैल्यू कितना है, 515, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 1% का वैल्यू 5 हो गया तो यहाँ 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा,
500 हो जाएगा। जब 100% का वैल्यू 500 हो जाएगा तो अब कह रहा है मोहन को, ये तो राहुल का, और मोहन को कह रहा है कि 710 अंक प्राप्त हुए हैं। तो मोहन को अगर 710 अंक प्राप्त हुए तो ये कितना अंक 500 से 710 होता है, तो 210 अंक ज्यादा होता है। तो 210 अंक ज्यादा प्राप्त हुए किस पे, तो 500 पे। तो 100% पे कितना ज्यादा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 चौक के 20, 5 दूनी 10, यानी उसे 42% अधिक मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन से बिंदु 5-4 से x अक्ष पर 5 इकाई दूरी पर होगा। कौन से बिंदु 5-4 से x अक्ष पर 5 इकाई दूरी पर होगा। मान लीजिए ये एक अक्ष है, ये x है, ये हमारा y है, ठीक है। नीचे वाला -y है, इधर वाला -x है। अब देखिए ये तो हमारा x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x5 यानी कि x5 का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5। मान लीजिए x यहाँ पे है, पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ पे -4 पे है। हमने मान लिया कि ये एक अक्ष जो है a0 है, हमने a0 मान लिया, और हमारे पास दूरी जो दिया है वो 5 इकाई दिया है। तो जब दो दूरी हमको निकालने का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। और दूरी हमारे पास कितना दिया है, 5 इकाई। तो दूरी बराबर 5 इकाई बराबर यहाँ से x2 - x1, अगर हमने यहाँ पे इसको x1 इसको y2 y1, अगर हमने a को x2 मान लिया और y को 0 को y2 मान लिया, तो x2 - x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x2 - x1, x2 क्या है a -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 0 है, तो 0 -4 का स्क्वायर यानी कि +4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 का 5 रहेगा। देखिए अब देखिए ये क्या हो गया, a -5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब अगर हम इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर a -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए अगर देखिए एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट होता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर हम इस a के स्थान पर अगर हम 8 रख दें, एक अगर 8 वैल्यू रख देंगे तो 8 - 5 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम इस स्थान पे अगर 2 भी हम रख देंगे तो 2 - 5 यानी कि -3, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है 8 और 2 इस चीज को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि एक पॉइंट तो 8 0 होगा और दूसरा पॉइंट 2 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से वह शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेल व कार की गति क्या होगी, हमसे पूछा है रेल का और कार का गति। टोटल दूरी कितना है, 760 किलोमीटर कितना है टोटल दूरी है, ठीक है। ये चलता है 160 किलोमीटर गति से रेल द्वारा, 160 किलोमीटर की गति से रेल द्वारा चलता है, ठीक है। अगर इसको x से भाग दे दें, उसके बाद शेष कितना चलेगा 600 किलोमीटर y चाल से चलता है तो कितना समय लगता है, 8 घंटा लगता है। दूसरा कह रहा है यदि वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले तो 760 में 240 अगर रेल से चलता है तो इसे कितना ट्रेन से चलना बस कार से चलना होगा 520। अगर वो x चाल से चलता है और ये y चाल से चलता है तो उसे कितना घंटा अधिक लगता है, 8 घंटा
उसे 12 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 8 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यही क्वेश्चन कहा गया है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए हम उठाते हैं 90 और 60। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ 90 से भाग देते हैं तो 90 से 160 में भाग नहीं जाएगा। दूसरा अगर 60 से भाग देते हैं तो 60 से 100 में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए को हमने नेगलेक्ट कर दिया। ऑप्शन बी उठाते हैं, यानी ऑप्शन बी को 100 से भाग देते हैं तो 100 से भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी भी खत्म हो जाएगा। 80 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 80 से इसमें भाग दें, अगर 160 में 80 से भाग दें तो 8 दूनी 16 160। अगर 100 से इसमें भाग दें तो 600 बट्टा 100 यानी कि 6, यानी कि 6 दूना तो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि 180 वाला केस हमारे पास सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ 80 से भाग देंगे तो 8 3 24 3 बार में, और यहाँ 100 से भाग देंगे तो 5 घंटा 12 मिनट 12 5 60, 100 बचेगा, यानी कि 12 8 घंटा 12 मिनट, यानी कि 100 और 80 ही उस कार का स्पीड होगा, कार और ट्रेन का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अर्जुन के पॉकेट में 4 10 रुपया के, 5 50 रुपया के तथा 6 100 रुपया का नोट है। 10 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है और 100 रुपया का नोट है। 10 रुपया का 4 गो है, 50 रुपया का 5 गो है, 100 रुपया का 6 गो नोट है। यादृच्छिक रूप से यदि वह कोई भी 2 नोट निकाले तो इस बात की क्या संभावना है कि दोनों नोट समान रुपये के निकले। देखिए अगर 2 नोट निकालना है तो 4 नोट है तो इसे निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 4C2 प्लस 5 है तो 5C2, ये आपका हो जाएगा 6C2। ये टोटल कितना है, 5 4 9 9 6 15, तो टोटल में से 2 निकालने की संभावना क्या हो जाएगा, 15C2। अब देखिए 4C2 का मतलब हो गया 4 गुना 3/2 प्लस 5C2 का मतलब हो गया 5 गुना 4/2, यानी 2 फैक्टोरियल का 2 ही होगा, तो 6 गुना 5/2, यहाँ हो जाएगा 15C2 का 15 गुना 14/2। अब देखिए क्या करते हैं, 4 3 12, 12/2 यानी कि 6, 5 का 20, 20/2 यानी कि 10, 6 5 30, 30/2 यानी कि 15 ये 2 7 14, कितना हो जाएगा, 15 7 105, यानी कि 15 6 21 10, 31/105 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 31/105, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पे, 2 स्टेशन है, ये ए और ये बी, ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर है। कितना है, 220 किलोमीटर है। एक रेल ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बी की ओर जाती है, और 30 मिनट बाद दूसरी रेल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखिए अगर ए आधा घंटा चलेगी तो अगर 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलती है तो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो 40 किलोमीटर। मान लीजिए ये एक पॉइंट है सी, यहाँ पे ये आगे 40 किलोमीटर दूरी क्या कर ली, तय कर ली। अब 220 में से 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो ये रिमेनिंग जो किलोमीटर होगा ये कितना होगा, 180 किलोमीटर ये है। अब देखिए इस पॉइंट से अगर ए चलेगी तो 1 घंटा में कितना चलेगी, 80 किलोमीटर। अब बी से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो ये एक पॉइंट होगा कि ये यहाँ आके मिल जाएगी, तो ये तो 80 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी और ये 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए पॉइंट से बी से ए की ओर जाती है तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यानी कि ये 80 किलोमीटर तो चल दी ए से, ये 80 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर, यानी कि ए पॉइंट से 120 किलोमीटर के बाद ये दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं
कि एक बिंदु P से एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है जो कि एक समान गति से बढ़ता है। 6 मिनट के बाद बिंदु P से 450√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक निरीक्षक देखता है गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लें कि निरीक्षण और बिंदु P एक ही क्षैतिज पर है, तब गुब्बारे की गति मीटर पर सेकेंड में क्या हो। अब देखिए, मान लीजिए ये बिंदु P है, यहाँ से गुब्बारा उड़ रहा है, लेकिन 6 मिनट बाद यहाँ से 450√3 पे एक एब्जॉर्बर यहाँ है जो देख रहा है, जो इसका और इसका जो कोण है कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने गति से वो गुब्बारा गया। अब देखिए, जब ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने √3 होता है और 30 डिग्री के सामने ए होता है। जब 30 डिग्री के सामने ए है और 60 डिग्री के सामने √3 है, तो इस वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 450√3 गुना √3, यानी कितना हो जाएगा, 450 गुना 3, 3 0 0, 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 4 12 13, यानी कि 1350 मीटर। अब देखिए 6 मिनट बाद की बात की गई है, तो 6 मिनट बाद कितना दूरी तय करता है, 1350। तो 1 मिनट की बात की जाए तो 1350 बट्टा कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ये मीटर पर सेकेंड की बात की गई है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा 1350 बट्टा 6 गुना 6, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 बट्टा 36, यानी कि 3.75 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे एवं 1 रुपया का सिक्कों का अनुपात 5:6:2 है। 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया। 1 रुपया का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है, 5:6:2 अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। सभी का मूल्य 42 रुपया, टोटल मूल्य कितना है, 42 रुपया है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 25 पैसे को अगर हम 0.2 रुपया में कन्वर्ट कर दें, 50 पैसा को 0.5 रुपया में कन्वर्ट कर दें, और ये तो रुपया में है तो इसको रुपया में रहने देते हैं। तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना रुपया आ गया, 2.5 रुपया, प्लस इस 25 को इससे गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 छक्के 150, यानी कि 1.5 रुपया, और ये आपका 2। ये टोटल कितना के बराबर है, तो 42 रुपया के बराबर है। तो जोड़िए 2.5 और 3 4 2 6 रुपया 42 रुपया के बराबर है, तो 1 रुपया 7 रुपया के बराबर हो जाएगा। ये कितना है, 6 है, तो 6 गुना 7 यानी 7 छक 42 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है कि एक बंटन का मान 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक होता है मानक विचलन बट्टा माध्य, मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। देखिए विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। अगर देखिए, अगर आप फॉर्मूला भूल जाइएगा ना कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, तो देखिएगा सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा उसको नीचे लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा वैल्यू माध्य है, यानी 21 को नीचे लिखिएगा, मानक विचलन 7 है, बस गुना कर दीजिएगा, 7 3 21, 100 से कट जाएगा 33.33% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 33.33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी कभी मानक विचलन और माध्य में रिलेशन दे दे, अगर आप फॉर्मूला भूल जाइए, आपको दिमाग से उतर गया, तो नीचे सबसे बड़ा वैल्यू रख दीजिए। कभी भी नीचे बड़ा वैल्यू रखिए और ऊपर उससे स्मॉल वैल्यू रखिए और गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटा में
कुछ बस द्वारा तथा कुछ रेल द्वारा तय की गई। यदि बस के द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बस द्वारा दूरी क्या हो जाएगी। देखिए 2000 किलोमीटर अगर इसका देखा जाए स्पीड, तो 2000 किलोमीटर चलता है कितनी देर में, 18 घंटे में। इसे 1000 2 से काट दीजिएगा तो 1000 2 से काट दीजिएगा तो 9, यानी कि 1009 चलता है 1 घंटा में। यही होगा, 1 घंटा में 1009 के चाल से चलता है इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बस से चलता है और किससे चलता है, रेल से चलता है। बस से चलता है किस स्पीड से, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से, और रेल से चलता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा से। ओवरऑल ये किस चाल से चलता है, 1009 से। बस 1000/9 एलिगेशन लगा देंगे। अब देखिए 72 में से 1009 में से 72 जाएगा, 9 दूना 18, 9 सत्ते 18, 9 दूना 18 का हाथ में 1, 9 सत्ते 64, यानी कि 648 में से 1000 में से 648 जाएगा तो आ जाएगा 352/9। अब 160 में से 1000/9 में 16 9 4400, यानी कि 1440, यानी कि 440/9। ये 9 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, 440 और 352। अब इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 220, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 176। और कटेगा, 2 से कट जाएगा 110 बार में, 2 से कट जाएगा 2 8 16, 2 8 16, और कटेगा 2 से कटेगा 55 बार में, 2 से कटेगा 44 बार में। यानी इसका जो 55:44, यानी कि एक बार और कट जाएगा, 11 5 55 और 11 चौक 44। अब देखिए यही समय जो है 5 4 9 यूनिट का वैल्यू 18 घंटा दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो यानी अगर बस का देखा जाए तो 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 2 से दोनों में गुना कर दिए तो ये 10 घंटा हो गया, ये 8 घंटा हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, तो 72 गुना 10 यानी कि 720 किलोमीटर हमारा किसके द्वारा हो जाएगा, बस के द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यदि किसी 2 अंक वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बड़ी संख्या का जो 110 है, तो वह संख्या ज्ञात करें जिसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यानी इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 4 कम है। तो ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए हम लेते हैं, ऑप्शन 37, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 84। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 4 है। 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 लेकिन एक बात कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या होगा, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, नहीं है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो ये 4 कम है, 7 - 3 यानी कि 4 कम है। अब इन दोनों का योग पलटने से 73 प्लस 37 कितना होना चाहिए, 110। 7 10 के 0, हाथ में 7 7 1 8 3 11 यानी कि 110। तो ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 21 आम के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों और 56 नारंगी के पेड़ों की पंक्तियों में इस तरह लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो, तो उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले 21, 42 और 56 का अगर हम HCF ले लेंगे तो इन सभी का HCF क्या हो जाएगा, 21 42 56, 7 के 21 7 6 42 7 × 56, HCF कितना हो जाएगा 7। अब 7 के 21 प्लस 7 6 42 7 8 56, इन सभी को जोड़ देंगे 6 3 9 9 8 17, यानी कि 17 पंक्ति की जरूरत हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निखिल और दीबू एक कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब वे अकेले कार्य करते हैं
यदि वे दोनों 8 दिन एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना कार्य बाकी रह जाएगा। कौन कौन है, एक तो है निखिल और दूसरा है दिव्य। निखिल एक काम को 30 दिन में करता है, दिव्य एक काम को 40 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 120। निखिल का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 120/30, यानी कि 4 की एफिशिएंसी, इसका जो क्षमता होगा करने का वो 4 का हो जाएगा। दिव्य का हो जाएगा 120/40, यानी कि 3 का। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क 120 है, ठीक है। ये 4 के एफिशिएंसी से करता है, ये 3 के एफिशिएंसी से करता है। अगर दोनों मिलके 8 दिन काम कर देंगे तो 4 3 7, 7 के एफिशिएंसी से अगर 8 दिन काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट करेंगे, 56 काम। यानी 120 में से ये 56 काम कंप्लीट कर देंगे तो बाकी कितना रहेगा, 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 5 गया 6, यानी कि 64 काम बाकी रह जाएगा। तो 64 काम बाकी रह जाएगा, तो कितना कार्य कर पूरा करने के लिए कार्य बाकी रह जाएगा, कितना कार्य बाकी रह जाएगा। यानी जब ये 56 काम कर देंगे तो 64 काम बाकी रहेगा, तो 64/120 काम बाकी रहेगा। तो 4 से काट दीजिए 16, 4 से काट दीजिए 30, 2 से काट दीजिए 8, 2 से काट दीजिए 15, यानी कि 8/15 काम क्या हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90 डिग्री है और अल्फा बराबर 2 बीटा हो, अल्फा बराबर 2 बीटा हो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है और अल्फा का मान 2 बीटा है, तो अल्फा की जगह पे 2 बीटा रख देंगे, तो 2 बीटा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 बीटा बराबर 90 डिग्री। तो बीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। जब बीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो चलिए cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, साइन 30 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यानी कि 5 वर्ष बाद जो पिता की उम्र होगी वो क्या होगी, पिता की पुत्र की आयु की 3 गुनी 1 होगी। यानी कि फादर और सन की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 3 + 3:1। जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी ये 5 वर्ष बाद ये एक और 5 वर्ष पहले ये किस अनुपात में थे, 7:1 अनुपात में थे। देखिए यहाँ कितना का अंतर है 2 का, और यहाँ कितना का अंतर है 6 का। यानी यहाँ भी हमको 6 कर दें तो 2 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 के 9, यानी कि 9:3। यानी कि ये कितना अंतर हो गया, 9 में से 7 गया 2 का अंतर किसके बराबर है 5 + 5 10 के, तो 1 का अंतर कितना बराबर हो जाएगा 5 वर्ष के। तो 5 7 35 और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 35 + 5 40 वर्ष उसके पिता का उम्र होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा बाई ऑप्शन से ले लेंगे। ऑप्शन से क्या लेंगे, 5 वर्ष पहले की बात की गई है, ठीक है, और 7 गुनी की बात की गई। यानी कि ऑप्शन में 5 माइनस करके अगर हम 7 से भाग देंगे जो कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए उठाते हैं, 35 - 5 30, 30/7, 7 नहीं होगा, गलत। 40 - 5 35 और 35/7 यानी कि 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 में माइनस करने के बाद 7 से भाग होना चाहिए, जो हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि यदि a बराबर √5 + 1/√5 - 1 हो और b बराबर √5 - 1/√5 + 1 हो, तो कह रहा है कि a² + ab + b²। तो कह रहा है कि a² + ab + b² बट्टा a² - ab +
बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ए बराबर √5 + 1 बटा √5 - 1। अब बी जस्ट इसके उल्टा है, यानी कि ए बराबर 1 बटा बी हम कह सकते हैं, या बी बराबर बी जो है वो 1 बटा ए है, बी जो है ये 1 बटा ए है। तो यहाँ से ए बी का मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान अगर हम देखें तो ए बी का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए जब इसमें हम देखेंगे इस इक्वेशन में तो ए स्क्वायर प्लस ए बी का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया, ये हो गया 1। और बी का मान क्या है, 1 बटा ए, तो 1 बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रहा ए स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना है, 1 है, तो 1 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बटा ए स्क्वायर। अब हम इक्वेशन को सही कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है। अब देखिए यानी कि अब अगर यहाँ से हम ए प्लस 1 बटा ए का वैल्यू निकाल लें तो ए हमारा क्या है, √5 प्लस 1 बटा √5 माइनस का 1, और 1 बटा ए क्या है, ये है √5 माइनस का 1 बटा √5 प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, यानी कि ये ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे डायरेक्ट 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए या इसको इस फॉर्मेट में लेते हैं ताकि एलसीएम में आसानी पड़ेगा। ठीक है। और √5 प्लस 1, अब देखिए इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको इससे भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, बी का स्क्वायर 1, ये 2√5 हो जाएगा, 2√5 प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 5, बी स्क्वायर यानी कि 1, और माइनस का 2ab यानी कि 2√5, बट्टे में क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा 4। अब देखिए 2√5 माइनस का 2√5 कट गया, 5 1 6 6 6 12, यानी कि 12 बट्टा 4 यानी कि 3 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। जब 1 प्लस ए बटा 1 का मान ए प्लस 1 बटा 1 का मान 3 होता है, और हमको क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 2। क्यों, क्योंकि जब ए प्लस 1 बटा ए बराबर के होता है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7। जब इसका वैल्यू 7 हो गया तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, ऊपर 7 प्लस 1, नीचे 7 माइनस 1, यानी कि 8 बट्टा 6, यानी कि 2 चौके 8, 2 3 6, यानी कि 4 बट्टा 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 बट्टा 3। 4 बट्टा 3 का मतलब क्या हो गया, 4 बट्टा 3 का मतलब हो गया 3 एकम 3, अब 3 के 9, यानी कि 1.33 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि एक टीवी कारखाना में किसी महीने के प्रथम 25 दिनों में प्रतिदिन औसत 60 पीस टीवी सेट तैयार होता है। कुछ कर्मचारियों के अस्वस्थ होने के कारण बाकी 5 दिनों में प्रतिदिन 58 पीस टीवी सेट का उत्पादन हुआ। तो अंतिम 5 दिनों का औसत क्या था। तो 5 दिन में 58 पीस तैयार हुआ है, तो 5 दिन का औसत क्या हो जाएगा, 58 ही हो जाएगा। तो 58 यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका कोण 120 डिग्री था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्र कितना था। देखिए सबसे पहले एक तो आयत है 12 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अगर इस आयत का क्षेत्रफल हम निकाल दें, ठीक है, चाहे आयत का परिमाप पहले हम निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या हो गया, 2 गुना 12 8 20,
20 गुना 2 यानी कि 40 हो गया। जब ये 40 हो गया तब हमसे कहा गया है कि परिधि आयत की परिधि के समान थी, अब एक समचतुर्भुज बनाया गया। तो समचतुर्भुज चारों भुजाओं उसका समान होता है 4a बराबर 40, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी समचतुर्भुज बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए अगर समचतुर्भुज बनाया गया है तो कह रहा है उसका एक कोण 120 डिग्री का था। मान लीजिए ये कोण अगर 120 डिग्री हो गया, मान लीजिए ये कोण अगर 120 डिग्री हो गया तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये सारा भुजा क्या हो जाएगा 10-10 का हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर साइन थीटा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर, और एंगल कितना है 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि ये क्या हो जाएगा कॉस का 30 डिग्री। तो 10 का यानी कि 100 गुना कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, यानी कि 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 50√3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि लीला की छत पर बगीचा है जिसके लिए यह मासिक आधार पर एक माली से सामान खरीदती है। उसके व्यय की मदें निम्नलिखित हैं। यदि वह खाद के लिए 775 रुपया खर्च करती है तो नए पौधों पर उसका अपेक्षित खर्च कितना होगा। खाद कितना है 40%। 40% पे अगर वो 750 रुपया खर्च करती है तो नए पौधों कितना परसेंट है, तो नए पौधों 20% है, यानी कि इसका आधा है। कितना है, इसका आधा है, तो बस इसका आधा कर दीजिए। 750 का आधा कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। 375 रुपया खर्च करेगी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।